नमस्ते बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था बेसिक फॉर्मूलेज ऑफ रिलेटिव मोशन। यस, तो मैंने आपको 3 फॉर्मूलेज बताए थे, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आज हम इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं और लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। लिखिए two trains are moving on a parallel track train A moves with 54 kilometer per hour, 54 kilometer per hour, and train B moves with 72 kilometer per hour. Both trains has length of 1 kilometer यानी 1000 meter individually. Find first case time of crossing. अब क्रॉसिंग कब होगी? जब वो दोनों की दोनों ट्रेन्स कैसी आ रही हो, अपोजिट डायरेक्शन में, तभी क्रॉसिंग होगी। और दूसरे केस में हम सॉल्व करेंगे फॉर टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, और वो कब होगी? जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिमेंबर, दे आर नॉट ऑन द सेम ट्रैक, they are on 2 different tracks but they are parallel to each other. Well, let's solve this question. पहले हम इसे सिंपल ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करते हैं और फिर हम इसमें रिलेटिव मोशन का आइडिया यूज करेंगे सो दैट वी कैन कंपेयर कि इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं पुराने आइडिया से। मान लो कि जैसे हमें रिलेटिव मोशन सॉल्व करना आता ही नहीं है। ठीक है, सो आई एम सॉल्विंग इन ग्राउंड फ्रेम। ओके, तो ग्राउंड फ्रेम में कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये है हमारे पास ट्रेन 1, ऑलराइट। इसकी लेंथ कितनी है? दिस इज 1000 मीटर्स। ठीक है, मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं फॉर क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं अपन? स्टार्ट ऑफ क्रॉसिंग कैसे होगा? ये उस ट्रेन का फ्रंट है और ये बैक है। ठीक है, ये इंजन है और ये लास्ट कंपार्टमेंट का एंड है। अब क्रॉसिंग कहां से स्टार्ट होगी? जब दूसरी ट्रेन का फ्रंट पार्ट जस्ट इसकी लाइन में आएगा। दिस इज अनदर ट्रेन ऑफ सिमिलर लेंथ, दिस इज ट्रेन 2। ओके, सेम लेंथ 1000 मीटर। सो दिस इज बिगिनिंग ऑफ क्रॉसिंग। दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग सोच सकते हैं। इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, तो ये हो गया आपका बिगिनिंग ऑफ क्रॉसिंग। अब बिल्कुल इसके बाद अपन फाइंड कर सकते हैं कि एंड ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा। ऐसा नहीं होगा, डोंट थिंक कि ट्रेन 1 यहीं रुकी रहेगी और ट्रेन 2 यहां आ जाएगी। नो, ट्रेन 1 भी आगे जाएगी और ट्रेन 2 पीछे आएगी। सो समवेयर देयर विल बी ए एंड ऑफ क्रॉसिंग। यस, सो लेट अस विजुअलाइज। अब मुझे देखो, ध्यान से सोचना, हमें नहीं पता कि ये यहां क्रॉस कर पा रहे हैं या वहां कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने डायग्राम के हिसाब से मान लेते हैं। अब यहाँ पे जगह बहुत कम है तो मैं इस साइड बना दे रहा हूं कि कुछ इस तरीके से एंड ऑफ क्रॉसिंग हो रहा है कि आपकी जो ट्रेन 1 है वो सपोज यहां तक आ जा रही है। ठीक है, हियर इज द ट्रेन 1 और ट्रेन 2 डेफिनेटली इट इज एंड ऑफ क्रॉसिंग। एंड ऑफ क्रॉसिंग कब होगी? जब आपका बैक टू बैक, जब इसका बैक और इसका बैक आमने सामने होंगे। यस, तो ट्रेन 2 कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी।
जस्ट इसके नीचे बना रहा हूं बट है इसी लाइन में वो. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ट्रेन 2. ठीक है. तो जब इन दोनों के बैक आमने सामने है, दिस इज एंड ऑफ क्रॉसिंग. ठीक है. मे बी वी कैन मेक इट ब्लू बोथ. तो जो ब्लू वाली ड्रॉइंग्स हैं वो आपकी एंड ऑफ क्रॉसिंग को बता रहे हैं और ब्लैक वाली ड्रॉइंग्स बिगिनिंग ऑफ क्रॉसिंग को बता रहे हैं. ब्लैक वाली ड्राइंग मान लीजिए t इक्वल टू 0 की है, ब्लू वाली ड्राइंग मान लीजिए t इक्वल टू t की है, और आप बिल्कुल साइड में खड़े होके इस इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है. सो यू आर नॉट इन एनी ऑफ द ट्रेन्स. नाउ व्हाट विल यू डू? सिंपली सोचो थोड़ा सा. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रेन? जस्ट मार्क डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रेन. अब डिस्प्लेसमेंट मार्क करने के लिए या तो आप फ्रंट टू फ्रंट फाइंड करिए या फिर बैक टू बैक. तो मैं फ्रंट टू फ्रंट जा रहा हूं, ध्यान से देखते रहिए. दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम हियर टू हियर. आई राइट इट एज 1. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड ट्रेन? सी, दिस इज माई सेकेंड ट्रेन. आप फ्रंट टू फ्रंट भी जा सकते हैं, बैक टू बैक भी जा सकते हैं. ठीक है. तो मुझे यहाँ पे बैक टू बैक सीधा दिख रहा है यहाँ पे. सो इट इज बैक टू बैक. दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड ट्रेन. अच्छा, आप यहां भी दिखा सकते थे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड ट्रेन. नाउ कैन यू रिलेट समथिंग? आपको डायग्राम से एक डेटा निकालना पड़ेगा. कैन यू रिलेट? सी, S1, ठीक है, ये है आपका S2, और S1 और S2 में कुछ आपको रिलेशन ढूंढना है. सो थिंक अबाउट इट. हाउ कैन यू फाइंड द रिलेशन इन S1 एंड S2? सो आप ध्यान से देखें. ये हो गया आपका S2. ये वाली जो लेंथ दिख रही है आपको कितनी दिख रही है? 1000. तो यहां से यहां तक की ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास? 1000 माइनस मॉड ऑफ S2. ठीक है. S2 लेफ्ट में नेगेटिव आएगा. तो ये वाली जो लेंथ आप देख पा रहे हैं फ्रॉम हियर टू हियर, ये आपके लिए कितनी हो जाएगी? इट विल बी 1000 माइनस मॉड ऑफ S2. मैं मॉड क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज S2 may be negative. Now you check 1000 minus mod of S2 plus 1000 is S1. Okay, so you get a relation जिससे आप इसे solve करेंगे. So now you'll write by diagram. You can write S1 is equal to 1000 minus mod of S2 plus 1000. Okay, so what you got? S1 is equal to 2000 minus mod of S2. So I write it 1. Okay. Now individually आप S1 S2 फाइंड कर सकते हैं. दोनों ट्रेन्स की जो जर्नी है वो कैसी जर्नी है? यूनिफॉर्म मोशन. दे आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. सो आई कैन सी फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है आपकी वो है 54 किलोमीटर पर आवर. सो इट इज 54 किलोमीटर पर आवर. इसे आप मीटर पर सेकेंड में बड़े आराम से बदल सकते हैं. 5/18, तो इट इज 15 मीटर पर सेकेंड. बिल्कुल. आपकी जो सेकेंड ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, विच इज 72 इंटू 5/18. सो हाउ मच यू विल गेट? 20 मीटर पर सेकेंड. So these are the numbers you have. Yes. Now here let us see first train. S1 कैसे लिखोगे आप? V1 into delta t. V1 is 15 and what is delta t? Delta t is t only. S2 कैसे लिखोगे? V2 into delta t, which is how much? This is 20 into t. अब डायरेक्शन के हिसाब से अगर अपन जाएंगे तो V2 लेफ्ट में है, तो आप ये भी सोच लीजिए कि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो फिर इस हिसाब से मेरा जो V2 आएगा वो कैसा आ जाएगा? नेगेटिव. तो इस हिसाब से ये जो नंबर है मेरे पास माइनस में आ जाएगी. अब हम इसे यहाँ पुट करते हैं टू सॉल्व फॉर t. सो व्हाट विल आई गेट हियर? 15 आई हैव हियर S1 की जगह 15t इज इक्वल टू 2000 माइनस, रिमेंबर आई नीड टू पुट मॉड, सो इट विल बिकम 20t. सी, ये माइनस इस रिलेशन का माइनस है, और जो माइनस 20t है वो मॉड लेके कितना हो जाएगा? प्लस 20t. ये इधर आएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? 35t इक्वल्स टू 2000. सो हाउ मच इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग हियर यू आर हैविंग? 2000 डिवाइडेड बाय 35. You can cancel it.
7 times and it is 4 times 400 by 7 seconds you are getting. So यही छोड़ दीजिए, आंसर इज 400 by 7 seconds. ठीक है, आप इसे मिनट और आवर में बदल सकते हैं अगर ऑप्शन में ऐसा दिखता है तो. सो जस्ट सी द स्टेप्स एंड सी हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज टू सॉल्व इट इन द ग्राउंड फ्रेम. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट यस यू शुड हैव ए फील ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ द क्रॉसिंग एंड एंड ऑफ क्रॉसिंग. तो अब डायग्राम से आपको ये रिलेशन ढूंढना होता है, यही सबसे क्रिटिकल पार्ट है. अब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा डायग्राम इसी तरीके का बनाए जो मैंने बनाया है, नॉट नेसेसरली. आप ऐसे भी बना सकते थे कि ऑल टुगेदर ट्रेन 1 यहाँ आ गया, ट्रेन 2 यहाँ आ गया, फिर आप रिलेशन बना लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने जो डायग्राम बनाया हुआ है उसके हिसाब से रिलेशन लिख लीजिए, वैल्यूज पुट करिए एंड यू विल हैव योर आंसर हियर इन ग्राउंड फ्रेम. ओके, चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बाय रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट. सी हाउ इट विल डिफर इन अप्रोच. देखिए, रिलेटिव मोशन से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं. अब रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि आपको एक ट्रेन के फ्रेम में जाना पड़ेगा, किसी भी ट्रेन के फ्रेम में चले जाइए, आइदर ट्रेन 1 और ट्रेन 2, कोई भी. तो देख लीजिए, मैं सपोज चला जाता हूं इन फ्रेम ऑफ ट्रेन 1. मतलब क्या हो गया कि जो ऑब्जर्वर है वो ट्रेन 1 है. अब ट्रेन 1 खुद को कैसे फील करेगा, मैंने लास्ट क्लास में इस पॉइंट पे बहुत एम्फेसिस भी किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद को हमेशा किस पे फील करेगा, रेस्ट पे. मींस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी 0. ओके, सो इन फ्रेम ऑफ ट्रेन 1 विल बी एट रेस्ट. ठीक है, तो अब आपको डायग्राम कैसे सोचना है कि ट्रेन 1 बन गया ऑब्जर्वर जो कि किस पे रहेगा, रेस्ट पे. ट्रेन 1 जो कि रेस्ट पे है, उसकी लंबाई कितनी है, वही 1000 मीटर. अब ट्रेन 2 किसके फ्रेम में एनालाइज हो रहा है, ट्रेन 1. तो आप फाइंड करेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 1. सो व्हाट इट विल बी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1. रिमेंबर यू आर टेकिंग वेक्टर डिफरेंस, तो प्लस माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. अब एक्चुअली रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि ट्रेन 1 जो है वो इधर 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मैंने कन्वर्ट कर लिया है, 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है. और ट्रेन 2 जो है वो उल्टी साइड में यानी अपोजिट साइड में कितनी स्पीड से जा रहा है, 20. This is velocity of train 2, it is 20 meter per second. This is the reality. Actually this is what is happening as अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो how will you write this relative velocity. इसके लिए आपको साइन डिसाइड करना है, तो मैं राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव ले रहा हूं. सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 1 is coming, velocity of train 2 is minus of 20 minus of 15. I did this wrong. माइनस 15 नहीं आएगा क्योंकि ट्रेन 1 कहाँ जा रही है, राइट में, और राइट डायरेक्शन हमने कैसी ले रखी है, पॉजिटिव. सो इट विल बी प्लस ऑफ 15. सो व्हाट यू गेट हियर, यू गेट 20 माइनस, दोनों ऐड हो जाएंगे, सो यू गेट माइनस ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड. दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 1. माइनस इंडिकेट्स कि as seen from train 1, train 2 will appear to move towards left. Okay, with how much speed, 35. All right, now start and end, that is beginning and end of overtaking, वो तो अब भी वैसे ही सोचना है. तो इसके फ्रेम में जो ट्रेन 2 है वो इस मोमेंट पे कितनी स्पीड से मूव करती हुई दिखेगी, T2 with respect to T1. This will be the start or beginning of overtaking. ठीक है, this is the diagram of start of overtaking. I'm sorry, we are not dealing overtaking, we are dealing crossing. So it is start of crossing. Now
द गुड थिंग इज कि ट्रेन 1 मूव नहीं कर रही है आपके लिए, अभी ट्रेन 1 रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 1, तो आप बिंदास दिखा सकते हैं व्हाट विल बी द एंड ऑफ ओवरटेकिंग. द एंड ऑफ ओवरटेकिंग विल बी this. Okay, here is the train 2 moving with the same speed. This is the back portion of train 2. This is end of crossing. Now it is easier to frame the relation here as compared to the older one approach. आप बड़े आराम से देख सकते हो आप कि ट्रेन 2 ने ट्रेन 1 के फ्रेम में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, फ्रंट टू फ्रंट और बैक टू बैक. इट्स योर चॉइस, टोटली योर चॉइस, उससे आंसर डिफर नहीं करता. तो चलो अगर मैं बैक टू बैक लेके चलूं तो ये है बैक ऑफ दिस ट्रेन एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 1. ओके, टिल हियर. ऑलराइट, सो what is it actually? How much is this length? 1000 मीटर. फ्रंट टू फ्रंट निकालते तब भी उतना ही आता है, आप चेक कर सकते हैं. तो ये अभी आ रहा है 1000 प्लस 1000, हाउ मच? 2000 meters. So you can write here displacement of train 2 with respect to train 1 is 2000 meter and where it is leftward. तो अगर मैं वेक्टर के साथ जाऊं तो क्या आ जाएगा आपके पास? Minus, it's a vector quantity. Now is there any acceleration they have, relative acceleration? No. So still motion is uniform motion. Yes, so you can write as acceleration of train 2 with respect to train 1 is anyway 0. It is uniform motion. And what is the idea of uniform motion? Is velocity of, it can be written as displacement divided by the time taken. तो मान लीजिए बिगिनिंग ऑफ ओवरटेकिंग में t इक्वल टू 0 हो रहा है और एंड ऑफ ओवरटेकिंग में t इक्वल टू t हो रहा है. तो अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. हाउ मच इज दिस वेलोसिटी? इट इज माइनस ऑफ 35 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2000 डिवाइडेड बाय द टाइम. सो हाउ मच इज द टाइम? 2000 divided by 35. So the time taken is, again you can calculate, 400 divided by 7 seconds. So in my opinion, relative motion approach is much easier to think as compared to the ground frame approach. So अब एग्जाम में आप कैसे डिसाइड करोगे कि किस सिचुएशन में क्या यूज करें हम? तो एक जनरल रूल है, वैसे तो आप खुद जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा, बट एक जनरल रूल आप ये फॉलो कर सकते हैं कि अगर एक से ज्यादा बॉडी साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं सिचुएशन में, so it is easier to solve that from moving into frame of one body and visualizing the motion. क्योंकि आप एक के फ्रेम में बैठ जाएंगे तो आपके लिए मोशन सिर्फ किसकी एनालाइज करने के लिए रह जाएगी? एक ही बॉडी की, क्योंकि दूसरी वाली तो रेस्ट पे ही आ जाएगी. समझ रहे हैं बात? तो ये एक जनरल रूल बना लीजिएगा कि अगर एक से ज्यादा बॉडी साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है किसी सिचुएशन में तो आप कहां से सॉल्व कर सकते हैं? रिलेटिव मोशन से. बट you should know how to solve from ground frame. Why? Because ground frame सोचना एक नेचुरल थिंकिंग है. सी, दोनों ट्रेन मूव कर रहे हैं, आप अगर किसी सामान्य व्यक्ति से बात करेंगे और उससे बोलेंगे अरे ट्रेन 1 तो रुक गया, तो बोलेगा ऐसा कैसे हो गया? ट्रेन 1 तो चल रहा है ना, रुक कैसे गया? आर यू गेटिंग दिस? सो नेचुरल थिंकिंग ये नहीं है, आप रिलेटिव फ्रेम्स में नेचुरली नहीं सोच पाएंगे, उसके लिए आपको अपना विजुअलाइजेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा. ठीक है, तो ग्राउंड फ्रेम इज इजी टू थिंक but may be lengthy to solve. Relative frame is little critical to think but will be easier to solve. So the choice is yours. Anyway, अब चलिए ओवरटेकिंग के लिए मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं. ठीक है, तो ओवरटेकिंग का मैं रिलेटिव फ्रेम यहां पे बता रहा हूं, ग्राउंड फ्रेम मैं एज होमवर्क आपको दे रहा हूं. यू ट्राई एंड आप ग्रुप पे जरूर भेजिएगा कि कैसे सॉल्व किया है. ठीक है, तो लेट्स सी फॉर ओवरटेकिंग. और ये क्वेश्चन था, इसमें रटना कुछ भी नहीं था, अप्रोचेस समझनी है कि हम कैसे सोच रहे हैं. कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन फ्रेम ऑफ ट्रेन 2? व्हाई नॉट? एंड यू मस्ट ट्राई एंड यू विल सी देयर विल बी नो चेंज इन योर आंसर. ओके, so let's see for overtaking. Overtaking मतलब सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे. यस, सो ग्राउंड फ्रेम में तो आपको पता ही एक सिचुएशन क्या है, एक ट्रेन 15 से जा रहा है, दूसरा 20 से. सो लेट मी
ड्रॉ द ग्राउंड फ्रेम एनालिसिस. दिस इज ट्रेन 1 विच इज मूविंग एट 15 मीटर पर सेकेंड. अब ओवरटेकिंग तभी मीनिंगफुल होगी जब ट्रेन 2 पीछे हो, क्योंकि जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है वही तो ओवरटेक करेगा स्लो मूविंग को. अगर ट्रेन 2 पहले ही इसके आगे है तब तो ये कभी ओवरटेक करेगा ही नहीं. तो डेफिनेटली ट्रेन 2 पीछे लेना पड़ेगा आपको. सो दिस इज ट्रेन 2 और कितनी स्पीड से जा रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड. दिस इज ग्राउंड फ्रेम नंबर्स. नाउ लेट्स सॉल्व इट इन फ्रेम ऑफ ट्रेन 2 नाउ. तो इन फ्रेम ऑफ ट्रेन 2 आप ट्रेन 1 से भी कर सकते थे. तो ट्रेन 2 के फ्रेम में क्या होगा देखिए. सबसे पहले तो आपको समझना होगा बिगिनिंग ऑफ ओवरटेकिंग एंड एंड ऑफ ओवरटेकिंग. ट्रेन 2 किस पे आ जाएगी? ट्रेन 2 इज एट रेस्ट नाउ बिकॉज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2 0 रहेगी. तो ट्रेन 2 को मैंने रेस्ट पे ला दिया. सो हियर इज, थोड़ा इधर बना देता है डायग्राम अपन. सो हियर इज ट्रेन 2 एट रेस्ट. The front part, back part was moving rightward, but अभी रेस्ट पे है. Now train 1. So train 1 is like this. This is train 1. ठीक है, 1000 meters. And this particular diagram is showing you the beginning of overtaking, or you say start of overtaking. Now the good thing here, सोचते हैं, चलिए मैं राइट डायरेक्शन को अब भी पॉजिटिव और लेफ्ट को नेगेटिव ले रहा हूं. और अब मुझे किसकी मोशन एनालाइज करना पड़ेगी? ट्रेन 1 की. किसके फ्रेम में? ट्रेन 2 के में. ठीक है. सो इट्स चॉइस ऑफ द ऑब्जर्वर कि वो किस फ्रेम में सॉल्व करना चाहता है. आप देखिए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2. Think velocity of train 1 minus velocity of train 2 put with proper sign. So train 1 is going rightward, so it will be positive. Train 2 is also going rightward because it's a different case, 20. So how much you get is minus 5. Now what this minus indicates that it is leftward. Now isn't it wonderful कि ट्रेन 1 भी राइट में जा रही है, ट्रेन 2 भी राइट में जा रहा है, पर ट्रेन 2 के फ्रेम में ट्रेन 1 कहां जा रहा है? पीछे. यू कैन फील इट. सपोज आप किसी बस में बैठे हुए हैं और एक दूसरी बस है और आपकी बस ओवरटेक करती है, देन यू कैन फील कि जो दूसरी बस है वो आपको कहां जाती हुई दिखती है? पीछे. जबकि सच में दोनों कहां जा रही होती हैं? आगे. ओके. सो सी हियर, दिस इज इन फ्रेम ऑफ ट्रेन 2, ट्रेन 1 इज मूविंग leftward. Alright, with this number which is 5. Now what will be the end of overtaking? End of overtaking will be this. This is train 1 still going in this direction. This is end of overtaking. ठीक है. ये इसका फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट है. यहाँ पे इसका ये बैक पार्ट होगा और ये फ्रंट पार्ट. ठीक है. ये t इक्वल टू 0 की कहानी है और ये t इक्वल टू t इंस्टेंट. आपको टाइम ही फाइंड करना है. वेल यू कैन इजीली फाइंड. ये 1000 मीटर है, ये भी 1000 मीटर है. मैं सपोज बैक टू बैक अगर लिखना चाहूँ तो मूव तो कौन कर रहा है? ट्रेन 1 कर रहा है ट्रेन 2 के फॉर्म में. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2 वो होगा इतना. ठीक है. आप इजीली काउंट कर सकते हैं कितना हो रहा है. 1000 प्लस 1000 लेफ्टवर्ड. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2 इज 2000 लेफ्टवर्ड. वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2 इज 5 लेफ्टवर्ड. टाइम इजीली निकाल सकते हैं आप लोग. डेल्टा टी इज इक्वल टू टी. यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन है नहीं, तो आपके पास सीधा आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2. हमेशा ध्यान रखें ये हमेशा ही सेम फ्रेम में आते थे. अभी तक जो हम लिख देते थे डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट भी ग्राउंड फ्रेम में रहता था, वेलोसिटी भी ग्राउंड फ्रेम में रहती थी. यहाँ पे मैं अगर 2 के फ्रेम में गया हूं तो दोनों नंबर ही किसके फ्रेम में लिख रहा हूँ? 2 के फ्रेम में. तो वो खिचड़ी नहीं बनाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना.
सो ये कितना आ जाएगा आपके पास, -2000 डिवाइडेड बाई -5. सो हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, 400 seconds. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व. मैंने रिलेटिव फ्रेम में सॉल्व किया है. इसे ट्रेन 1 के फ्रेम में भी सॉल्व किया जा सकता था, बिल्कुल किया जा सकता था. ठीक है, यू कैन ट्राई. ग्राउंड फ्रेम में यस, वो भी आपको ट्राई करना है. और आंसर कितना आना चाहिए, 400 seconds. नाउ यू टेल मी विच इवेंट इज फास्टर. कौन सी इवेंट जल्दी हो रही है, क्रॉसिंग या ओवरटेकिंग? इट इज क्रॉसिंग. यस, व्हाई? क्योंकि क्रॉसिंग में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है, ऐड हो रही है वेलोसिटीज क्रॉसिंग में. ओवरटेकिंग में रिलेटिव वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट होके आ रही हैं. ओके, तो ओवरटेकिंग ज्यादा टाइम लेता है और आप पैरेलल चल रहे होते हैं रोड पर उस ड्यूरेशन में. तो अगर आप ज्यादा टाइम एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं और सामने से कोई व्हीकल आ जाता है या फिर यही टर्न इधर की तरफ ले लेता है, देन देयर इज ए ह्यूज चांसेस ऑफ एक्सीडेंट. ओके, सो ओवरटेकिंग में इज क्वाइट डेंजरस एज कंपेयर टू क्रॉसिंग. क्योंकि क्रॉसिंग, हाँ, लेकिन क्रॉसिंग में अगर एक्सीडेंट हुआ तो वो एक्सीडेंट बहुत खतरनाक होगा क्योंकि जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा. बट यस, क्रॉसिंग में टाइम बहुत कम मिलता है, तो आपने जरा सा बचा लिया तो आप बच जाएंगे. बट ओवरटेकिंग टेक्स ह्यूज टाइम. कभी अगर हाईवे पे आप जा रहे हैं और दो ट्रक्स, एक ट्रक की स्पीड 40, दूसरे की 41, उनमें रिलेटिव वेलोसिटी कितनी की है, 1 मीटर पर सेकेंड की, दे मे टेक 5 minutes टू ओवरटेक ईच अदर. ओके, सो ओवरटेकिंग टेक्स लॉन्गर टाइम देन क्रॉसिंग. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं. लिखिए, a particle A is moving with 10 meter per second towards right, and B, Bombay, is moving with 10 meter per second towards right. ये भी सेम वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन में जा रहा है. एंड C, the third particle, C is moving with 10 meter per second towards left. ओके, तो ये सोच लीजिए आपकी एक 4 लेन या 3 लेन हाईवे है और उस पर 2 व्हीकल हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक व्हीकल है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. ठीक है, आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद, सेपरेशन बिटवीन A and B is 100 meter when C crosses B, बॉम्बे. मेरा फर्स्ट पार्ट आपको आंसर करना है. फाइंड टाइम आफ्टर विच C crosses A after C crosses B. Time after which C crosses A after C crosses B. तो भाई ये बताओ, A और B में आगे कौन चल रहा है? B चल रहा होगा, है ना? तभी तो मीनिंगफुल है कि अभी B को क्रॉस कर लिया C ने पर A को क्रॉस नहीं किया है. ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी ट्रेन के लिए करवाया था, इवन इजियर देन दैट. लेट्स ट्राई. तो इसको ग्राउंड फ्रेम में भी सॉल्व किया जा सकता है और इसको रिलेटिव फ्रेम में भी सॉल्व किया जा सकता है. तो चलो मैं आपको दोनों फ्रेम्स में करके बता रहा हूं. तो सबसे पहले लेट्स सी इन ग्राउंड फ्रेम. ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में डायग्राम्स बनाना बहुत बहुत जरूरी है.
तो आप सोचिए कि आपके पास आप एक पहाड़ी पे खड़े हुए हैं, एक हिल के ऊपर खड़े हुए हैं और आपको हाईवे बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, और आपने एक फोटोग्राफ ले लिया किसी टाइम पे, और उस टाइम पे सिनेरियो ये है कि ये ए है, ठीक है, हियर इज ए, और उसी लाइन में यहां पे बी है और ये सी है। ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। जब सी बी को क्रॉस कर रहा है, अब इनकी कोई लेंथ नहीं है ट्रेन की तरह की फ्रंट बैक हमें दिखाना पड़े, इनके बीच में उस टाइम पे जो सेपरेशन है वो कितना है, 100 मीटर। ए भी किधर जा रहा है, आगे ही जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आप बोलेंगे कि ये जो डायग्राम, ये जो फोटोग्राफ मैंने लिया है, लेट अस कंसीडर दिस टू बी टी इक्वल टू 0। व्हाट यू विल सी आफ्टर सम टाइम, बी राइट की तरफ मूव कर जाएगा, ए बी राइट की तरफ मूव कर जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, जस्ट बी हियर, आफ्टर सम टाइम मैं नीचे बना रहा हूं, ए यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, बी भी आगे निकल जाएगा, बी कुछ यहां पहुंच गया, और उस टाइम पे सी किसे क्रॉस कर रहा होगा, ए को। दिस विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर ऑन द हिल टॉप, आपको सब लोग मूव करते हुए दिख रहे हैं, ए भी कुछ आगे मूव कर गया, सी कुछ पीछे मूव कर गया, बी तो आगे जा ही रहा है, तो ये होगा आपके लिए कौन सा मोमेंट, इट विल बी, इट इज द मोमेंट, दिस वाज द मोमेंट, ये जो मैंने इधर बनाया हुआ है ऊपर का, दिस इज द मोमेंट व्हेन सी इज क्रॉसिंग द बी, एंड दिस इज द मोमेंट व्हेन सी इज क्रॉसिंग ए। यही तो हमें पूछा गया कि कितनी देर बाद सी ए को क्रॉस करेगा। यस, सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस इन ग्राउंड फ्रेम, वापस से हमें डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह के इक्वेशंस देखने पड़ेंगे, देख लीजिए। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन दिस इंटरवल, displacement of A in this interval is this. What is displacement of C in this interval is this. अब B का तो कोई रोल नहीं है फिलहाल, हमें B के बारे में कुछ नहीं करना है। So can we just write a equation from this diagram that ऐसे, ठीक है, पहले अपन ले लेते हैं कि राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव, तो एस ए तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, प्लस मॉड ऑफ एस सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एस सी नेगेटिव आना चाहिए, ओके। सो यू हैव गॉट दिस नंबर दैट एस ए प्लस मॉड ऑफ एस सी ऑल टुगेदर इट इज 100, और ये इक्वेशन आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, ये कहीं से मिलने वाली नहीं है, ओके। वंस यू गेट दिस इक्वेशन, नाउ योर एम इज टू एक्सप्रेस एस ए इन टर्म्स ऑफ टी एज वेल एज एस सी इन टर्म्स ऑफ टी, देन द क्वेश्चन इज ओवर। So let's do it. So SA, motion of A, uniform motion A again. So SA can be written as velocity of A into delta t. So SA velocity of A positive 10 है, delta t t हुआ है, तो ये मेरे पास आ गया SA। वैसे ही मैं SC निकाल लेता हूँ, SC आएगा velocity of C into delta t. So SC will be velocity of C is -10 leftward, delta t is t only, so ये आ गया मेरे पास SC। Now put SA and SC in equation 1 and solve for t. Put SA and SC in equation 1 and solve for t. Let's do it. So SA is 10t plus minus of 10t का mod, देखिए सब गोलमाल हो जाएगा अगर आपने सीधा सीधा रख दिया 10t minus 10t, तो 0 equal to 100 आ जाएगा, ठीक है। So take care, is equal to 100, so what you get, 20t is equal to 100, so you get t equal to 5 seconds. So what is the answer? After 5 seconds of the event when C crosses the B, C will cross A. Alright? So this is the approach in ground frame. Now let us see how it will go in relative frame. So यहाँ पे 3 बॉडीज हैं जो मूव कर रही हैं, हालांकि एक तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, बी का एज सच यहाँ कोई रोल फर्स्ट पार्ट में नहीं है। यस, अब मैं ये जरूर पूछ सकता हूं आपसे कि फाइंड, ओके, सेकेंड पार्ट इसका लिखिए, इसे नोट करने के बाद, फाइंड सेपरेशन बिटवीन सी एंड बी at the moment C crosses A.
कैन वी सॉल्व फॉर दिस? यस, टाइम तो आपने निकाल ही लिया ना. बी को भी कितना टाइम मिला है? बी को भी वही 5 सेकेंड्स मिले यहां से यहां तक. एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज? दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी. This is the beginning point. This is displacement of B. So what is separation between C and B is S of B plus mod of S of C. So it's easy. Separation between C and B, ठीक है, when C crosses A is equal to S of B plus mod of S of C. S of B कैसे निकलेगा? Velocity of B into the time which is 5 plus velocity of C into the time which is 5. So it is 50 minus will become plus. You are taking the mod. So here you get plus 50. So the separation is how much? 100 meters. All right. Now, let us see the same question in relative frame. In relative frame, अब रिलेटिव फ्रेम में किसी न किसी के फ्रेम में तो जाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है. सो इट्स अवर चॉइस टू थिंक. आप किसी की फ्रेम में भी जाके इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. सो आई एम गोइंग से इन फ्रेम ऑफ ए, ठीक है. आप बी सी में से किसी के फ्रेम में भी जाके कर सकते हैं. बी के फ्रेम में जाना इसलिए कोई फायदा नहीं देगा क्योंकि बी से देखने पे मुझे ए और सी दोनों मूव करते हुए दिखेंगे, तो वापस से आप दो मोशन तो सॉल्व करोगे ही करोगे. ए के फ्रेम में चले जाओगे, बी की मोशन एनालाइज करनी नहीं है, तो सिर्फ सी मूव करता हुआ दिखेगा. सो विल बी इजियर फॉर अस टू सॉल्व. नाउ ए के फ्रेम में सबसे पहले तो उठा के रख दो कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए डेफिनेटली क्या आएगी? 0. नाउ लेट्स लुक फॉर बी एंड सी. उसके लिए ग्राउंड फ्रेम का छोटा डायग्राम तो लगेगा ही लगेगा आपको. तो ए किधर जा रहा है? राइट वर्ड 10 मीटर पर सेकेंड. बी किधर जा रहा है? राइट वर्ड 10 मीटर पर सेकेंड. और बिगिनिंग में सी किधर जा रहा है? लेफ्ट वर्ड 10 मीटर पर सेकेंड. ये डायग्राम तो आपको लगेगा ही लगेगा सॉल्व करने के लिए. वापस से डायरेक्शंस वगैरह देख लीजिए. राइट प्लस, लेफ्ट माइनस. सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ, आप ए के फ्रेम में जा रहे हैं ना, तो सी की वेलोसिटी लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए. सो वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए. सो हाउ मच इज वेलोसिटी ऑफ सी? इट इज माइनस ऑफ 10. वेलोसिटी ऑफ ए इट इज प्लस ऑफ 10. ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, तो कितना आ गया आपके पास? माइनस ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. मीन्स व्हाट? ए से देखने पे सी लेफ्ट वर्ड कितने से आता हुआ दिख रहा है? 20 से. नाउ हाउ द डायग्राम विल लुक लाइक? ए फ्रेम ऑफ ए में किस पे आ गया? रेस्ट पे. अच्छा, बी की भी बात कर लेते हैं. तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? सो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विच इज 10. दोनों ही पॉजिटिव 10 है, तो कितना आ गया? 0. इसका मतलब ए के फ्रेम में बी भी किस पे दिखेगा मुझे? रेस्ट पे. नाउ द स्टार्टिंग इवेंट इज दिस. सी मुझे कितने से मूव करता हुआ दिख रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड से. ये सेपरेशन 100 मीटर. अच्छा, सी ए के पास कब पहुंचेगा? बहुत इजी है, ये तो रुका हुआ है ना, तो सर सी को ही मूव करा दीजिए. तो सी मूव किया, यहां पहुंच गया. सो दिस इज हियर स्टिल मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड. दिस इज सी. ये t इक्वल टू 0 है आपके लिए और ये t इक्वल टू t है. बहुत ही इजी हो गया ना, सिर्फ मोशन ऑफ सी लिखनी है. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी इन फ्रेम ऑफ ए? सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए इट इज 100 leftward. So I use this negative sign here, minus. So what I get here, the time is very easy, SCA divided by VCA, the magnitude. So SCA is minus of 100
VCA is minus of 20, so how many seconds it is taking? 5. I told you time is frame independent. तो आपने ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व किया, रिलेटिव फ्रेम में सॉल्व किया, दोनों से आंसर कितना आ रहा है? 5. Clear? Now the question arises, what is separation between B and C? What is separation between B and C? देखो भाई कितना दूर है B और C में? 100 मीटर. B रुका हुआ है, C यहाँ पे आ गया. What is separation? 100 मीटर. Is that clear? So बहुत आसानी से सॉल्व हो गया ये रिलेटिव फ्रेम में. I hope you are able to understand the difference in approaches of ground frame and relative frame. Okay. चलिए, let's try another question here. लिखिए. Two particles A and B are thrown vertically upward with 5 meter per second and 10 meter per second respectively from same point at the same time. Full stop. Find separation between them after 0.25 seconds. After 0.25 seconds. Okay, try it in the ground frame first. Come on. So, क्या दे दिया गया आपको कि दो पार्टिकल्स नेमली सपोज A एंड B वो एक ही पॉइंट से, अब मैं जानबूझ के उन्हें थोड़े दूर दूर दिखा रहा हूं समझने के लिए, बट वो एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से थ्रो किए गए. ओके, एक का वेलोसिटी रखा गया है 5 और दूसरे का 10. तो इनकी जो वेलोसिटीज है वो अलग अलग है. तो दिस इज गोइंग विथ 5 एंड दिस इज गोइंग विथ 10. तो इंडिपेंडेंटली, और ये जो मूवमेंट है वो t इक्वल टू 0 है, इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा होगा? A है ऊपर जाएगा, यस ऊपर जाएगा, रेस्ट पे आएगा, है ना. A को थोड़ा जल्दी रेस्ट पे ला लेते हैं अपन क्योंकि इसकी स्पीड कम है, तो ये रेस्ट पे आ गया यहाँ पे. ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा? लौटेगा. तो लौट गया इधर पहुंचेगा यहाँ पे, कुछ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मान लीजिए t है. B क्या करेगा? B भी वैसे ही ऊपर जाएगा, थोड़ा और ज्यादा ऊपर जाएगा, रेस्ट पे आएगा और रेस्ट से वापस लौटेगा, और इसका अपना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा TB. दोनों इंडिपेंडेंट मोशंस हैं, कुछ लेना देना नहीं है. ओके, अब क्वेश्चन ने पूछ क्या लिया है भाई कि 0.25 सेकेंड्स के बाद इनके बीच में सेपरेशन कितना होगा. अब मुझे तो पता नहीं कि जो A है वो कितना ऊपर रहा होगा 0.25 सेकेंड के बाद. तो जस्ट एक आइडिया के लिए आप इसका टाइम ऑफ एसेंट निकाल लीजिए. टाइम ऑफ एसेंट फॉर A क्या होता है? U/G. तो इट इज 5. G को आप 10 ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास? U/G. सो इट विल बी 5/10, यानी कितना आ जाएगा? 0.5 सेकेंड्स टाइम ऑफ असेंट. अच्छा, B का टाइम ऑफ असेंट तो और ज्यादा ही आएगा. टाइम ऑफ असेंट फॉर B इट विल बी 10/10, यानी कितना आएगा? 1 सेकेंड. सो व्हाट, 0.25 सेकेंड पे ये कहीं इधर ही कहीं रहा होगा इन द अपवर्ड जर्नी. यस, और ये भी कहीं ना कहीं अपनी अपवर्ड जर्नी में ही रहा होगा. ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर
कि ये यहां पे है, दिस इज ए एट टी इक्वल टू 0.25 सेकेंड्स, दिस इज ए हियर, ठीक है। और लेट अस कंसीडर कि भाई इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये ज्यादा चल गया होगा उतनी देर में, तो मान लेते हैं दिस इज हियर इज बी, दिस इज बी एट द सेम टाइम टी इक्वल टू 0.25, ठीक है। और ये टी इक्वल टू 0 की कहानियां हैं, टी इक्वल टू 0 पे ये भी यहां पे है और टी इक्वल टू 0 पे ये यहां पे है, समझ पा रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह देखिए यहाँ पे क्या रहे होंगे इनके। सो हियर ए का डिस्प्लेसमेंट कुछ इतना रहा है, दिस इज, मैं इधर दिखा दे रहा हूं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी from their initial point. So what is separation? Separation between A and B is the difference of SB and SA. This is the separation, this is the separation. So separation between A and B at t equal to 0.25 seconds कितना आएगा भाई बताओ? It will be equal to this difference, this is SB minus SA. So अब सिंपल सी बात है, आपको SB लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, दोनों को क्या लेना है? डिफरेंस, दैट विल बी योर आंसर। अब आपको पता है दोनों की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन है, वर्टिकल मोशन इन ग्रेविटी, तो आप इंडिविजुअली A और B के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो जो ऐसे है उसे आप लिखेंगे UA इंटू डेल्टा टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ A इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर। तो आपके लिए ऐसे निकल के आएगा 5 इंटू डेल्टा टी विच इज हाउ मच 0.25 प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह -10 इंटू 0.25 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये मेरे पास कितना आ जाता है 1.25 और ये यहाँ पे 5 टाइम्स कैंसिल, तो आप खुद चेक कर लीजिए कितना आ जाएगा। ये 25 हो जाएगा 625, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 5 इंटू 0.0625 मल्टीप्लाई और करेंगे, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए छोड़ देता है इतना ही। अब एस बी निकाल लीजिए, एस बी कितना आएगा, सेम फॉर्मूले से तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इट इज 10 इंटू 0.25, ठीक है, माइनस हो जाएगा, चलो एक बार के लिए लिख लेते हैं हाफ माइनस 10 इंटू 0.25 का होल स्क्वायर। तो एस बी आ जाएगा आपके पास हाउ मच 2.5 माइनस 5 इंटू 0.0625, ठीक है। तो ये है आपके पास एस बी, ये है आपके पास ऐसे, और आपका जो आंसर है वो कितना है ऐसे माइनस एस बी। सो इट इज इजी टू नाउ सॉल्व। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला फैक्टर तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको मिलेगा क्या 2.5 माइनस 1.25 और आपको मिलेगा दिस इज 0.25, ठीक है। सो मीटर, so what is the separation between them after 0.25 second is 0.25 meters, and this is how it goes in ground frame. All right, now we'll understand how it will go in relative frame. तो कल के लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि motion of a projectile as seen from another projectile is a straight line, it is uniform motion, same thing. now इसी पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। सो चलिए इसे मिटा देता हूं मैं। चॉइस आपकी है, ए के फ्रेम में सॉल्व करना है तो ए के फ्रेम में करो, बी के फ्रेम में करना है तो बी के फ्रेम में, आंसर को फर्क नहीं पड़ेगा। सो इन फ्रेम ऑफ ए मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए ग्राउंड फ्रेम के डेटा तो थोड़े थोड़े लगेंगे। तो ग्राउंड फ्रेम में जो ए है वो ऊपर जा रहा था स्टार्टिंग में 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी वाज 10 मीटर पर सेकेंड। इतनी जानकारी हमें चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ ए वो भी माइनस जी है, एक्सेलरेशन ऑफ बी भी माइनस जी है इन इट्स जर्नी, ठीक है। अब इन फ्रेम ऑफ ए लेट्स बिगिन। In frame of A, what will be initial velocity of A with respect to A? 0.
ठीक है, मोशन किसकी एनालाइज होगी? बी की. सो लेट अस एनालाइज मोशन ऑफ बी in frame of A. So initial velocity of B with respect to A will be initial velocity of B minus initial velocity of A. दोनों अपवर्ड है, मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेके सॉल्व कर रहा हूं. सो यू भी मेरे पास कितना आएगा? प्लस ऑफ 10 माइनस ऑफ 5. सो आई गेट 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ acceleration of B with respect to A will be acceleration of B minus acceleration of A. So how much will I get? This number minus of G minus minus of G, so it is 0. इसका मतलब motion of B as seen by A is uniform motion. Now diagram बना लीजिए छोटा सा in frame of A. In frame of A, A तो किस पे आ गया? रेस्ट पे. B जो है वो कितनी वेलोसिटी से जाता हुआ दिख रहा है? ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड से. तो ये ऊपर जाएगा, रेस्ट पे आएगा और वापस नीचे आएगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से ए को दिखाई देगा. अब मान लीजिए एट टी इक्वल टू 0.25 सेकेंड बी यहां पे पहुंच जाता है ए से देखने पे. व्हाट इज सेपरेशन? दिस इज द सेपरेशन, और यू से दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. तो ए के फ्रेम में बी कुछ ऐसा दिख रहा होगा. सो वी कैन राइट हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी नथिंग बट velocity of b with respect to a into delta t, because there is no acceleration. So what it will be? Displacement of b with respect to a positive 5 into 0 point how much is the time I gave you is 0.25. So how much we are getting? 1.25. हाँ, कुछ गड़बड़ कर लिया क्या अपन ने? टाइम था अपने पास 0.25 सेकेंड्स. लेट मी चेक द प्रीवियस कैलकुलेशन. प्रीवियस कैलकुलेशन में हमारा जो आंसर आया है इट शुड बी 1.25, नॉट ओके. चेक फॉर द ग्राउंड फ्रेम आंसर, वो भी कितना आना चाहिए? 1.25. चेक फॉर द कैलकुलेशंस. ओके, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो ग्रुप पे आप मुझे बताइए. कुछ गड़बड़ हुई होगी कैलकुलेशन में तो हम वहां देखेंगे. तो आप देख सकते हैं यहां से जो नंबर ऑफ स्टेप्स कंज्यूम हो रहे हैं हमारे, वो बहुत ही कम हो रहे हैं. ठीक है, 2-3 लाइन में हमारा आंसर यहाँ पे आ जा रहा है कि सेपरेशन बिटवीन दैम आफ्टर 0.25 सेकेंड इज हाउ मच? 1.25 सेकेंड्स. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. लिखिए, पार्टिकल A is thrown vertically downward from the top of a building with speed 20 meter per second. 20 meter per second. ठीक है, आगे लिखिए, another particle B is thrown vertically upward from a window 150 meter below the top. Window 150 meter below the top with speed 30 meter per second. 30 meter per second simultaneously. Full stop and write find
द टाइम एंड हाइट ऑफ कोलिजन, टाइम एंड हाइट वेयर कोलिजन टेक्स प्लेस, ऐसे लिख लीजिएगा। और वो हाइट आपको विंडो से फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन जो मिटा रहा हूं इसका करेक्ट आंसर 1.25 ही है। ग्राउंड फ्रेम में भी इतना ही आएगा। वो मैंने सब्ट्रैक्शन गलत किया वहां पे। एनीवे, सो चलिए, तो इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं। अब ग्राउंड फ्रेम में मैं पहले करा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई करेंगे, और जो आंसर मैं रिलेटिव फ्रेम से ला रहा हूं वही आपका किससे आना चाहिए, ग्राउंड फ्रेम से। इन केस ऑफ डिफिकल्टी यू कैन आस्क। सो आई एम सॉल्विंग इट इन रिलेटिव फ्रेम। बिफोर दैट लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम। सो द डायग्राम इज, देयर इज अ बिल्डिंग, ठीक है, जिसके टॉप से एक पार्टिकल नेम इट ए नीचे थ्रो कर दिया गया है विद हाउ मच वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकेंड, यस। और जो ए है उसे ऊपर थ्रो किया गया 30 से, दूसरे पार्टिकल को। सो 20 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे एक खिड़की है, मान लीजिए दिस इज द विंडो हियर, और यहां से दूसरे पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया गया है, ठीक है, विथ हाउ मच, 30 मीटर पर सेकेंड, उसी टाइम पे। देयर इज नो टाइम गैप, t इक्वल टू 0 और ये आपका t इक्वल टू 0, सेम टाइम पे। और उनके बीच में जो गैप है वो है 150 मीटर्स का। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे कोलाइड, फर्स्ट थिंग। सो अब अपन किसी एक के फ्रेम में चलते हैं, चॉइस इज योर्स, किसी के भी फ्रेम में आप सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस, स्टेप्स वही रहेंगे, तो चलो मैं ए के फ्रेम में ही कर दे रहा हूं। सो इन फ्रेम ऑफ ए, तो इन फ्रेम ऑफ ए विल बी एट रेस्ट। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है वो आपका ग्राउंड फ्रेम का बनाया हुआ है, ठीक है। दिस इज इन ग्राउंड फ्रेम। अभी साइड में बना देते हैं अपन इन फ्रेम ऑफ ए। सो इन फ्रेम ऑफ ए विल बी एट रेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड दैट। नाउ द बी which is 150 meter below this point, B will be having certain initial velocity with respect to A. So right, initial velocity of B with respect to A will be initial velocity of B minus initial velocity of A. What is initial velocity of B? Is 30 positive minus, remember it is 20 downward, so नीचे minus, ऊपर plus, so minus 20, so it comes out to be 50. So initial velocity of B with respect to A is 50 upward. All right. What is acceleration of B with respect to A? ये तो आप आराम से बता सकते हैं, it is 0, क्योंकि दोनों के ही acceleration G downward है उनकी जर्नीज में, so relative acceleration is 0. इसका मतलब motion of B as seen by A is uniform motion. What is the displacement B has to travel to strike A in frame of A? तो अब A तो रुका हुआ है ना उसके फ्रेम में, तो B को all the way ऊपर कितना चल के जाना पड़ेगा, 150. दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 150 अपवर्ड. सो कैन वी जस्ट फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन? लेट्स कंसीडर कोलिजन टेक्स प्लेस आफ्टर t seconds. So how will you write? Very easy now. So it will be s of b with respect to a divided by v of b with respect to a. 150 divided by what is the velocity it has is 50. So how much you get? 3 seconds. I'm sorry. सही है 3 seconds. ओके. अब मुद्दा यह है, क्या है सच में यहां कोलिजन हुआ है? नहीं. ये तो ए को लगेगा कि कहां कोलिजन हुआ है, टॉप पे. बी को लगेगा, अच्छा बी के फ्रेम में क्या होता, बी रुका हुआ होता, ए ऑल द वे नीचे चल के आता, ठीक है, 150 मीटर. तो जब भी पोजीशन ऑफ कोलिजन निकालनी होगी आपको वापस कहां सोचना पड़ेगा, ग्राउंड फ्रेम में. बट रिमेंबर आपके पास टाइम आ गया है, तो अब बहुत मुश्किल नहीं है ये फाइंड करना कि पोजीशन कहां पे कोलिजन हो रहा है. तो देख लीजिए ग्राउंड फ्रेम में कोलिजन कुछ यहां पे होगा, ठीक है. दिस इज द कोलिजन, ये ए ये बी, और इसका विंडो से आपको हाइट चाहिए वो है h, और h कुछ नहीं है, किसका डिस्प्लेसमेंट है, b का. कितनी देर में, यही क्रिटिकल था, आपको टाइम पता नहीं था जो आप निकाल चुके हैं रिलेटिव से, कितना, 3 सेकेंड्स,
Can you just tell me the position of collision is SB, which is UB into delta t plus half AB into delta t ka whole square. Remember, you are finding this number now in which frame? The ground frame. That's why you are using this expression. So H here you will get UB is how much? You have UB as 30 time you got 3 plus half. A is minus 10 and 3 ka square 9. So you get 90 minus 45. So it is 45 meter. So where collision is taking place? 45 meter above the window. Alright? तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए और कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अगली क्लास में. ये कंटिन्यूड रहेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है रिलेटिव मोशन. आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. थैंक यू.